हाँ जी बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो पूरा चैप्टर है ये दो पार्ट्स में स्प्लिटेड है। इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी डीलिंग विद व्हाट द केमिकल रिएक्शंस आर एंड अनदर हाफ विल बी डीलिंग अलॉन्ग विद व्हाट द केमिकल इक्वेशंस आर। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम रिएक्शन टर्म को समझते हैं कि रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। बट रिएक्शन टर्म की बात कर रहा है तो रिएक्ट इज समहाउ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड बैक करना, या इन सिंपलर टर्म्स रिएक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एक चेंज से, कि रिएक्शन मतलब रिएक्ट करना। एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लो स्टडी कर रहे हो, है ना, और स्टडी कर रहे हो, आपको कोई एक अनकंफर्टेबल स्टिमुलस दिया गया। पढ़ते पढ़ते मान लो आपका कोई छोटा सिबलिंग है या कोई भी आपके घर का मेंबर है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिस्टर्ब करना एक स्टिमुलस हो गया आपके लिए, और वो आपको डिस्टर्ब ना करें उसके लिए आपने रिएक्ट बैक किया, रिस्पॉन्ड बैक किया दैट डू नॉट डू दिस थिंग, है ना। मतलब आपने एक रिएक्शन जो है वो वहाँ पर परफॉर्म किया। तो ये रिएक्ट करना आपकी जो स्टेट थी उस समय पे पढ़ रहे थे आप, उसमें एक चेंज ब्रिंग कर रहा था। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस को जो है वो रिएक्ट या रिएक्शन टर्म से जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ऐसा ही केमिस्ट्री में भी होता है, केमिकल रिएक्शंस। मतलब जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ ऐड करें या एक सर्टेन मीडियम के अंदर आप उनको मिला दें, मिक्स कर दें, तो वो रिस्पॉन्ड करें मतलब एक चेंज ब्रिंग करें, और उस चेंज के रिजल्टेंटली वो एक सब्सटेंस फॉर्म करें जो केमिकल और फिजिकल कॉम्पोजिशन में उन सब्सटेंसेस से अलग हो जिनसे वो मिलकर बना है। तो इसको ईजियर टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। चेंजेस दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं फिजिकल चेंजेस, जो हमारे लिए सेकेंडरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, विल बी टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन, विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, and here we are discussing about two types of changes. One is the physical change and another one is the chemical change. Physical change आए ना आए या उसका कंसिडरेशन हमारे लिए मैटर नहीं करता, प्रायोरिटी मैटर करती है हमारे लिए केमिकल चेंजेस को समझना। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं that what the chemical reactions are. Chemical reactions are basically the processes in which two or more substances reacts together to form a new substance. A new substance will get formed means what? New substance with new physical and chemical properties will be formed. तो केमिकल रिएक्शंस वो सभी प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जिस नए सब्सटेंस को वो फॉर्म कर रहे हैं, दैट न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या? नया सब्सटेंस कैसे बोल सकते हो आप उसको कि वो एक नया सब्सटेंस है? उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उन सब्सटेंसेस से नहीं मिलती जिनसे वो मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स थे। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की एज एन एलिमेंट जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक नया सब्सटेंस हो गया जो कि मिलकर बना है किससे? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर द प्रोसेसेस in which two or more substances reacts together to form new substances. These are the processes in which two or more substances reacts together to form new substances. New substances means with new physical and chemical
कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन को आप ईजियर वे में वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ कि भाई एक ए सब्सटेंस है, वो बी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट हुआ और उसने एक ए बी सब्सटेंस बना लिया। ये केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स है। यहाँ पर हमारे पास ए और बी वो सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने रिएक्ट कर कर इस सब्सटेंस ए बी को बनाया। जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जबकि वो सब्सटेंसेस जो एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुए, उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, इस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो। मतलब इन सब्सटेंसेस ने मिलकर ये बनाया, इनसे ये नहीं बना। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये सब्सटेंसेस ये बनाते और डिफरेंट कंडीशंस में ये भी बना सकते थे, तो उसके लिए हमारे पास साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाता कि मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वापस से एक बार समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए। जो नए सब्सटेंसेस बने वो प्रोडक्ट्स हैं। उनको नया इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज नई हैं या अलग हैं उन सब्सटेंसेस से जिनसे वो मिलकर बने। नाउ व्हाट द रिएक्टेंट्स आर? रिएक्टेंट्स आर द substances which participates in a chemical reaction। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स आर द substances which forms as a result of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन पर जो बना वो प्रोडक्ट और जिससे मिलकर बना वो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और प्रोडक्ट जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बेटा इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर किसी मीडियम में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई उस मीडियम में एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं, तो बिना उस मीडियम में प्रेजेंट रिएक्टेंट्स को टच किए हमें कैसे पता चल सकता है कि उस मीडियम में केमिकल रिएक्शन चल रही है या नहीं। और ये पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि अगर मैं हर एक रिएक्टेंट को टच करने लगा तो बेटा ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि जिन रिएक्टेंट्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ रिएक्शन के अंदर, हो सकता है वो मेरे लिए हार्मफुल हो बेयर हैंड से टच करना, या एवरी टाइम उन रिएक्टेंट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाना हो सकता है मेरे लिए सेफर ना हो। दैट्स वाई किसी भी मीडियम में अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें पता होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जिबिट करती हैं केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना ज़रूरी है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि मीडियम में केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कोई भी केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट कर सकती है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सभी कैरेक्टरिस्टिक सारी केमिकल रिएक्शंस फॉलो करती हैं? ये नहीं होता बेटा। कोई भी केमिकल रिएक्शन इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से मिनिमम एटलीस्ट अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रही है तो इसका मतलब उस मीडियम में केमिकल रिएक्शन हो रही है। हो सकता है वो केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को भी एग्जिबिट करती हो, बट मिनिमम एटलीस्ट उसको एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना ज़रूरी है। तो बेटा फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस,
Second is change in state. State means here state of matter. Third, change in color. Fourth is change in temperature. Fifth is change in odor can also happen. Smell, जिसको आप बोलते हो. Smell is not a scientific way to explain any of the odor. Actually, odor is more scientific because odors can be of two types. The pleasant or the fragrant odor is fragrances, and the one which is inconvenient to identify, that is the smell. Bad odor is smell and good odor is fragrance. And the sixth characteristic is formation of precipitate. ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस करेगी जब वो मीडियम में अकर होगी. हो सकता है वो इवॉल्व करे गैस, हो सकता है वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर ले, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, हो सकता है वो अपने ओडोर को चेंज कर ले, या हो सकता है वो एक इमिसिबल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे जो उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मिसिबल ना हो. लेकिन इन सभी को विद रिएक्शंस मैं आपको तब समझा पाऊंगा जब हमें ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा, दैट इज केमिकल इक्वेशंस. बिकॉज इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. केमिकल इक्वेशंस हमें पता होगा तो हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत आसानी से रिएक्शंस की फॉर्म में मैं आपको समझा पाऊंगा. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल equations बचे. Now, what the equations are? Equations are somehow been relating a relationship between the values which are on the left hand side all along with the values which are present on the right hand side. So chemical equations are the way or the method of representing a chemical reaction. The way or the method of representing a chemical reaction is called as chemical equations. And chemical equations दो types की हो सकती हैं. One can be the word equation and second one can be the symbolic equations. Word equations वो होती हैं जो सिंबल्स का यूज किए बिना वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है. एंड सिंबॉलिक इक्वेशंस वो होती है जिसके अंदर हम रादर देन यूजिंग द वर्ड्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शंस बाय यूजिंग द सिंबल्स. लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझिए, जैसे लाइक आई एम राइटिंग कि भाई मैग्नीशियम इज गेटिंग बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम oxide. So here you can see the magnesium ribbon is getting burned in the presence of oxygen in air and producing the magnesium oxide. These are reactants, this one is product, but here we are not using any symbol. But what the symbolic equation is, when I'll be using like this, Mg plus O2 gives MgO. Here I am using the symbols. This is symbolic equation and this one is the word equation. But word equations में और symbolic equations में कुछ merits and demerits हैं. जैसे कि symbolic equation का सबसे बड़ा merit ये होता है कि इसमें आपको ये पता चलता है कि कितने number of atoms ने participate किया और कितने जो है वो produce हुए. यानी आपको यहाँ पर clearly पता चल जाएगा कि chemical reaction law of conservation of mass को follow कर रही है या नहीं कर रही है. बिकॉज अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है तो वो टेक्निकली वैसे ही गलत है. आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, राइट हैंड साइड पर 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, राइट हैंड साइड पर 1 है. इसका मतलब ये रिएक्शन अभी तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही. ये एक अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है. इसको हम बैलेंस कर देंगे ताकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे इक्वलाइज हो जाए. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है. ये रिएक्शन ज़्यादा, ये इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बट ये रिएक्शन या ये इक्वेशन लेस इंफॉर्मेटिव है.
क्योंकि ना तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इंफॉर्मेशन दे रही है और ना ही इसको लिखने में कम स्पेस यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रही है, साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी कम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आइडिया भी नहीं लग रहा कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं. दैट्स व्हाई वी यूज दिस वे बिकॉज इट इज ईजियर टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ये हो गए आपके पास वर्ड इक्वेशंस एंड सिंबॉलिक इक्वेशन. इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस. हमारे पास केमिकल इक्वेशंस दो टाइप्स की होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक होती हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशंस और एक होती हैं बैलेंस्ड इक्वेशंस. तो बच्चे जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं उनको स्केलेटल इक्वेशंस भी कहा जाता है, लेकिन जो बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं they are the balanced equation, means they are following the law of conservation of mass. तो बेटा the first one I am telling you about skeletal chemical equations. Skeletal chemical equations are the unbalanced equations. इसका ट्रेट भी लिख लेते हैं हम. These equations do not follows the law of conservation of mass. ये equations कभी भी law of conservation of mass को फॉलो नहीं करेंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 gives HCl. Here hydrogen is 2, यहाँ 1, यहाँ chlorine 2, यहाँ 1. टेक्निकली ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, गलत है. H2 plus O2 gives H2O. दिस इक्वेशन इज अगेन रॉन्ग. हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है. ये अनबैलेंस्ड है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे हम क्योंकि स्केलेटल है. अब हम इन्हीं इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, बट पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. अब ये समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं भाई. दीज आर द केमिकल इक्वेशंस दैट follows law of conservation of mass. देखिए H2 सेम रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं हम. H2 प्लस Cl2 gives HCl. ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये एक है. यहाँ 2 लगा दो, खत्म. इसका मॉलिक्यूलर नंबर हो गया 2. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आर हियर. अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है H2 प्लस O2 gives H2O. अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है. अब बेटा हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है. ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, आपने यहाँ 2 लगाया. ये 2 लगाने पर 2 1 जा 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगा दो. ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड. तो बेटा ये होती हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, ये होती हैं आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ द नेक्स्ट, व्हाई द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस शुड बी देयर. हर इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है, क्या नेसेसिटी है. बेटे अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो यानी आपने जितना मास रिएक्टेंट साइड पर लिया उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, और जो वहाँ अनदर साइड पर RHS में प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसका अगर वॉल्यूम, उसका मास अगर अलग है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, उसका मास अगर अलग है, तो ये क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि वो जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है. और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले ही स्टेट करता है that mass can neither be created nor be destroyed within a chemical reaction. ये आपने laws of chemical combination में 9th क्लास में पढ़ा था कि law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. अब क्वेश्चन ये आता है, पहले हम ये लिख देते हैं, need of balancing a
केमिकल इक्वेशन, पहले ये लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको बैलेंसिंग करनी सिखाता हूँ। बेटा एनी केमिकल इक्वेशन needs to be balanced so that it must follow the law of conservation of mass, because this law states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना कभी क्रिएट हो सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, हेंस इट नीड टू बी बैलेंस्ड. इफ द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, it means LHS, which are reactants, is not equal to RHS, which are products. If the equation is unbalanced, it means LHS is not equal to RHS and not following the law of conservation of mass. Simple. This question can be asked in your exam as well. What is the need of balancing a chemical equation? बोर्ड एग्जाम्स में तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट येस अभी से पहले आपके टर्मिनल्स में, पीरियोडिक असेसमेंट्स में इससे क्वेश्चन आई एम प्रेटी श्योर ज़रूर आया होगा दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. अगर ये नहीं आया होगा तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आई होंगी. मतलब बैलेंसिंग में से ये 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. वर्ड इक्वेशन दे दिया, सिंबॉलिक पूछ लिया, सिंबॉलिक दे दिया अनबैलेंस्ड, उसको बैलेंस करना पूछ लिया, या आपसे ये पूछ लिया कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की क्या नीड है. ठीक है बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट, द मेथड्स और द वे ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, उसको बैलेंस करने का क्या मेथड होता है. एज पर योर एनसीईआरटी आप लोगों को कॉलमनर बैलेंसिंग या स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग सिखाई जाती है, जिसके अंदर हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लिस्ट अप करते हैं उन सभी एलिमेंट्स को जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिर उसके LHS और RHS के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो इन्वॉल्व हैं उनको लिखते हैं, एंड देन फिर हम उसके नंबर्स को इक्वलाइज करते हैं ताकि वो बैलेंस हो. एक ये तरीका होता है और दूसरा होता है शॉर्ट, दैट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड. जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते वैलेंसी से, ठीक है, क्रॉस वैलेंट मेथड, बहुत सारी ये रिएक्शंस जो हैं वो आप लोगों को बिल्कुल एकदम टिप्स हो जाती हैं, तो आप कुछ रिएक्शंस को ऑन टिप्स ही खुद से कैलकुलेट करके बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज़ हिट एंड ट्रायल. लेकिन इनिशियली जब आप सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग करना जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा मतलब नेसेसरी है, ये आपको आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग. अब इसमें फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ आपको पहले, स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग मेथड, एंड दिस स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग मेथड इज कॉलमनर बैलेंसिंग. ठीक है, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दूसरा आपके पास है हिट एंड ट्रायल मेथड. अब ध्यान से देखेंगे, एक ही रिएक्शन को दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मेरे को दिया H2 + O2 गिव्स H2O. इस इक्वेशन को मेरे को
कॉलमनर मेथड से पहले बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक कॉलम बनाऊँगा, उसमें मेरे पास 3 वर्टिकल कॉलम्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला, जिसमें मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ एलिमेंट्स, फिर LHS यानी रिएक्टेंट्स, और फिर RHS यानी प्रोडक्ट्स। अब मैं लिस्ट अप करूँगा उन सभी एलिमेंट्स को जो मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं। जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, दूसरा ऑक्सीजन। H2O2 नहीं लिखना है, सिर्फ एलिमेंट का सिंबल लिखना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का नंबर 2 बट ऑक्सीजन का नंबर 1। ये बैलेंस है बट ये बैलेंस नहीं है। अब मैं ऑक्सीजन को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ 2 करता हूँ, तो 2 और 2 इक्वल हो गया, ये 2 इन 2 एंड हेयर 2 ऑल्सो। बट इस 2 को मैं लगाऊंगा कहाँ पर, ऑक्सीजन में, यहाँ राइट हैंड साइड में। एक ही ऑप्शन है, यहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। H2O की जगह बन जाएगा H2O2, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O चाहिए मुझे, H2O2 नहीं चाहिए। तो मैंने मॉलिक्यूल्स में नंबर चेंज करना है, 1 की जगह 2 हो गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो बैलेंस हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में वो हाइड्रोजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 बन गया, ये 2 बन गया, तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2, दैट्स इट। बट अगर इसी चीज़ को मैं हिट एंड ट्रायल से करता, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो मैं देखता यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 2 है, इधर 2 किया, ये बैलेंस हो गया, ये 4 हो गया, खत्म हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो जब आप अच्छे लेवल पर वैलेंसीज आपको याद हो जाएंगी, टिप्स पे हो जाएंगी, हिट एंड ट्रायल आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 4 पार्ट्स हैं, ABCD। फर्स्ट इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें बैलेंस करने के लिए, ये आपने करनी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करूँगा, चारों पार्ट्स आपको बैलेंसिंग के कराऊंगा। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो है वो इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टिल नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।